25 दिसंबर 1963 कानपुर में बलई काका के यहाँ जन्म। नाम रखा गया सत्य प्रकाश उर्फ राजू। बलई काका पेशे से कोर्ट में पेशकार थे और अवध रीजन के मशहूर हास्य कवि माने जाते हैं। राजू बड़े हुए पिता की कविता का उन पर भी असर हुआ। वो उन्हें स्टेज पर देखकर सोचते कभी मैं ऐसे ही स्टेज पर परफॉर्म करूंगा। उन्हें बचपन से ही तालियां और अटेंशन चाहिए होती, इसलिए दिन में जब पिता कचहरी चले जाते राजू उनके झोले से डायरी निकालते, छत पर धूप में उसके पन्ने पलटते। उनके आने से पहले जल्दी जल्दी कुछ लाइनें याद करके उसी तरह रख देते। फिर स्कूल में अलग अलग मौकों पर उन कविता की लाइनों को सुनाते। लोग तारीफ करते, राजू को मजा आता। उनको सबकी नकल करने का भी खूब शौक था। घर में टीवी था नहीं, इसलिए रेडियो सुनते थे। घर का माहौल ऐसा था कि पिता के सामने रेडियो पर कोई रोमांटिक गाना बजता राजू असहज हो जाते, जैसा कि लगभग सभी मिडिल क्लास फैमिली में होता है। बहरहाल रेडियो पर वो इंदिरा गांधी की आवाज सुनते और उसकी नकल करते। घर में कोई आता, पिता कहते बेटा सुनाओ जरा इंदिरा गांधी जी कैसे बोलती हैं। राजू सुनाते और बदले में तारीफ पाते। बलई काका क्या जानते थे कि उनका ये मामूली बढ़ावा राजू के अंदर कौन सा बीज रोप रहा है। वो बीज था मिमिक्री का और हाजिर जवाबी का। एक दफा पिता ने कहा तुम लोग बिजली होने के बावजूद भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे, हम लालटेन और स्ट्रीट लाइट में बैठकर पढ़ते थे। राजू तपाक से बोल उठे, क्यों आप दिन में पढ़ाई नहीं करते थे? पिता थोड़ा नाराज हुए, फिर हंसकर चले गए। उनमें बोलने का कीड़ा ढंग से पनपा क्रिकेट कमेंट्री से। स्कूल में मैच होता, उन्हें माइक थमा दिया जाता, वो धारदार कमेंट्री करते। दरअसल उन्हें इसलिए भी बुलाया जाता था कि वो कमेंट्री के दौरान लोगों की निजी जिंदगी के किस्से लपेटकर सुनाते थे, जिसमें सबको खूब मजा आता था। एक दिन स्कूल गए तो उनका क्लासमेट संतोष कक्षा में गब्बर बना फिर रहा था। महफिल जमी हुई थी। संतोष बेल्ट जमीन में घसीटता हुआ पूछ रहा था कितने आदमी थे। लड़के लड़कियां ठहाका मारकर हंस रहे थे। राजू को लगा ये क्या बवाल चीज है। उन्होंने संतोष को पकड़ा और पूछा ये सब कहाँ से सीखा। संतोष ने बताया शोले फिल्म से। अब राजू को फिल्मों का कुछ अता पता तो नहीं था, चूँकि माताजी सख्त थी। इससे पहले कभी कोई फिल्म देखी ही नहीं थी। उनकी माता को लगता सिनेमा देखना जैसे शराब पीना। ये बात तब की है जब वो 8वीं क्लास में पढ़ते थे। खैर, उन्होंने संतोष से पूरी जानकारी ली। पता चला टिकट खरीदकर कोई भी फिल्म देख सकता है। टिकट खरीदने के लिए चाहिए थे 1 रुपये 90 पैसे। इसी तरह 4 आने बचाकर पैसे जुटाए। एक दिन घर से निकले स्कूल के लिए, पहुंच गए सिनेमा हॉल। शोले देखकर अमिताभ बच्चन का भयंकर असर हुआ। एक दिन पोस्टर पर एक्ट्रेस अमिता का नाम पढ़कर फिल्म देखने पहुंच गए। पूरी फिल्म भर अमिताभ बच्चन का इंतजार करते रहे। अमिताभ की मिमिक्री करने लगे। धीरे धीरे ये बात आस पड़ोस में फैल गई। जानने वाले लोग उनको अपने यहाँ पार्टीज में अमिताभ की मिमिक्री करने के लिए बुलाने लगे। आगे चलकर एक दौर ये भी आया जब राजू को जूनियर अमिताभ कहा जाने लगा, पर राजू की माँ को ये सब पसंद नहीं था। माताजी कहती अमिताभ बच्चन रोटी नाई देते, सिनेमा हॉल जाए से दाल चावल रोटी नाई मिलत है। हालांकि बाद में जब राजू जूनियर अमिताभ के रूप में फेमस हो गए तो माँ से मजाक किया करते, अब अमिताभ बच्चन रोटी देते, उन्हीं की नकल करके हमारी पेमेंट बढ़ी या उनकी डबिंग करके बहुत पैसे मिले। एक तरह से अमिताभ से पहचान बनी। अम्मा को पता नहीं था तो चिढ़ती थी। लोगों को लगता है मुंबई पहुंचने से पहले राजू ने कानपुर में बहुत शो किए होंगे, पर ठीक से देखें तो उन्होंने सिर्फ एक शो ही किया था। वो सबके यहाँ ऐसे ही बुलावे पर चले जाते, अमिताभ बच्चन की मिमिक्री करते, तालियां और तारीफें लेकर लौट आते। एक दिन उन्हें एक शो में बुलाया गया। राजू ने अमिताभ की मिमिक्री की, पर इस बार सिर्फ तालियां नहीं मिली। ऑर्गेनाइजर ने उनकी जेब में 50 का नोट रख दिया। राजू नोट लेकर घर चले आए। दूसरे दिन वो 50 रुपए ऑर्गेनाइजर को वापस लौटाने पहुंच गए। राजू को लगा था कि ये रुपए उन्हें बस रखने के लिए दिए गए थे। फिर उन्हें यह पता चला ये उनका मेहनत आना है। ये पहली बार था जब राजू ने जाना कॉमेडी और मिमिक्री से पैसे भी कमाए जा सकते हैं। बहरहाल ये तो सब बहुत बात की बातें हैं। एक दिन राजू की माँ को कहीं से पता चल गया कि ये स्कूल से बंक करके सिनेमा देखने जाता है। वो उन्हें सिनेमा हॉल ढूंढने पहुंच गए। उस दिन उन्हें बहुत डांट पड़ी, पर राजू ठहरे गजोदर भैया। उन्होंने एक युक्ति निकाली। माँ धार्मिक थी, इसलिए रामलीला जाने देती थी। वो रामलीला का पूछ कर जाते, वहाँ से मूवी देखने निकल जाते। एक दिन इसमें भी पकड़े गए। मूवी से लौटकर आए। अम्मा ने पूछा आज रामलीला में क्या हुआ? बोले हुआ क्या, धनुष भंग हुआ। माँ शुरू हो गई। एक बार लताड़ना शुरू किया तो रुकी नहीं। दरअसल राजू का भांडा फूट गया था। उसी दिन बारिश हो गई थी, इसलिए रामलीला कैंसिल हो गई थी, हुई ही नहीं थी। माँ को धीरे धीरे उनके दोस्तों से ये पता चल गया था कि राजू जिनकी नकल करते हैं, जिन्हें छिप छिप कर सिनेमा हॉल देखने जाते हैं, वो सब मुंबई में रहते हैं। उनको अंदेशा था ये लड़का एक दिन मुंबई ना चला जाए। अंदेशा सही भी साबित हुआ। एक दिन राजू मुंबई के लिए घर से बिना बताए निकल गए। उनके किसी दोस्त ने माँ को बता दिया कि अभी अभी राजू निकले हैं। उनको स्टेशन की तरफ जाते देखा है। माताजी घर से उनके कुछ दोस्तों के साथ निकली। कानपुर सेंट्रल के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ट्रेन लगी थी। हर डिब्बे में राजू को खोजा जाने लगा। बड़ी मशक्कत के बाद S3 में वो मिले। उन्हें घर लाया गया। फिर वहीं डांटने का कार्यक्रम शुरू हुआ।
और मामला शांत हो गया। एक बार असफल हो चुके राजू ने मुंबई के लिए प्रयास जारी रखा। इसी ललक में वो 1981-82 के आसपास मुंबई आ गए। आ तो गए थे, काम नहीं था। उस समय मुंबई में कॉमेडियंस की खास इज्जत नहीं थी। उनको बड़े बड़े म्यूजिकल या डांस शो में फिलर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। राजू के मुंबई पहुंचने पर जॉनी लीवर सरी के लोगों ने उनकी खूब मदद की। हालांकि ऐसा कहा जाता है राजू ने ऑटो रिक्शा भी चलाया, पर छोटे मोटे कॉमेडी शोज जारी रखे। उसी दौरान उन्हें एक कॉमेडी शो टी टाइम मनोरंजन का पता चला। ऑडिशन दिया, सेलेक्ट हो गए। इसी शो में उनके साथ स्मृति ईरानी और सुरेश मेनन समेत उस दौर के कई नए चेहरे शामिल हुए थे। खैर, एक बार राजू श्रीवास्तव अनुराधा पौडवाल के शो में स्टैंड अप के लिए गए थे। वहीं गुलशन कुमार भी आए हुए थे। उन्हें राजू का काम खूब पसंद आया। इसके बाद टी सीरीज के बैनर तले उन्होंने कॉमेडी स्केचेस की ऑडियो कैसेट निकालने का फैसला किया। हंसना मना है नाम से एक कैसेट आई। इसमें उसके साथ जॉनी लीवर, सुदेश भोसले और सुरेंद्र शर्मा जैसे कॉमेडियंस का काम भी था। इस कैसेट के आने के बाद राजू काफी मशहूर हो गए। उनको लोग चेहरे से नहीं पर आवाज से जानते थे। कई बार उन्होंने ऑटो में अपनी ऑडियो टेप सुनकर ड्राइवर से कहा, ये क्या बजा रहे हो, कोई गाना बजाओ। ड्राइवर उनसे कहता, अरे सुनिए तो, अभी आगे मजा आएगा। ये सब हो रहा था। इसी दौरान वो फिल्मों में भी छोटे मोटे रोल करने लगे थे। उनकी पहली फिल्म थी 1988 में आई अनिल कपूर की तेजाब। फिर मैंने प्यार किया, बाजीगर, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, बिग ब्रदर और बॉम्बे टू गोवा जैसी तमाम फिल्मों में काम किया। वो काम तो कर रहे थे, पर जैसी प्रसिद्धि उन्हें चाहिए थी मिल नहीं रही थी। हम आज जिन राजू श्रीवास्तव को जानते हैं, वो पहचान उन्हें फिल्मों से नहीं टीवी से मिली। पहले तो उन्होंने शक्तिमान में धुरंधर सिंह का रोल किया। इससे उन्हें लोग थोड़ा थोड़ा जानने लगे। भारत के घर घर में उन्हें पहचान दिलाई 2005 में आई शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज। ये एक स्टैंड अप कॉमेडी शो था। राजू इसके सेकंड रनर अप रहे थे। आपको मैं बता दूं कि जब राजू को द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के लिए कॉल आई तो उनको लगा एक जज के तौर पर उन्हें बुलाया जा रहा है, क्योंकि उस समय तक वो कॉमेडियन के तौर पर काफी मशहूर हो चुके थे। जब राजू पहुंचे तो उन्हें पता चला ऑडिशन देना है और एक पार्टिसिपेंट के तौर पर उन्हें बुलाया गया है। वो वहाँ से लौट आए। फिर उसके डायरेक्टर पंकज सारस्वत ने उन्हें फोन किया कि एक एपिसोड कर लो, सही लगे तो आगे करना। फिर राजू का मन ठिठक गया, मगर जब पहला एपिसोड हिट हो गया तो उन्होंने शो को करने की ठानी। उस शो के बाद राजू ऐसा मशहूर हुए कि क्या कहने। उनके गजोदर के किरदार ने तो आग लगा दी। दरअसल ये किरदार उन्होंने उठाया था अपने ननिहाल से। वहाँ एक गजोदर नाम के बाल काटने वाले थे। वो बाल काटते हुए मस्त एक से एक किस्से सुनाते। जब राजू को मुंबई में ऐसे किसी किरदार की जरूरत पड़ी तो उन्होंने उसी को चुना। राजू ने तो चुना सो चुना। उस किरदार ने राजू को ऐसा चुना कि वो गजोदर भैया ही हो गए। एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से बोलती ट्रेन में, सुनो सुनो, मेरे हाथ में दर्द है। अच्छा हाथ इधर लाओ, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। सुनो, मेरे गाल में भी दर्द है। अच्छा गाल इधर लाओ, ठीक हो जाएगा। ऊपर एक चाचा सो रहे थे, वो अचानक जाग गए। जाग के बोले, अच्छा बेटा पाइल्स का भी इलाज करते हो क्या? तो ये थी हम सबके प्यारे गजोदर भैया की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।